नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं धर्मेंद्र कुमार सोनवानी आप सभी लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। हमारा जो आज का टॉपिक है आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट, यह हमारे ब्लड पोर्शन का दूसरा पार्ट है। मैंने एक वीडियो पहले ही इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल डीके सर लेक्चर्स पे दे दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आप सभी लोगों को यह अवगत होगा कि आरबीसी या रेड ब्लड सेल जो है वह एक न्यूक्लियस लेस सेल होता है। यह चीज हम पहले ही हमारे टीचर या फिर हमारे जो किताबी दोस्त हैं सब लोग हमको बता के रखते हैं। चलिए हम इसके बारे में और इलेबोरेट करते हैं और समझते हैं आखिर क्या है इसके पीछे का राज। नॉर्मल सेल को अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन है उसके अंदर, साथ ही साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स मिल जाएंगे। उनमें से एक होता है सेंट्रियोसोल जो सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है। साथ ही क्रोमेटिन जो होता है जिसके वजह से सेल डिवीजन और दूसरे तरह के प्रोसेस चलते रहते हैं। पर आरबीसी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस है और ना ही साइटोप्लाज्मिक जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, कुछ भी नहीं है। जिस वजह से इस आरबीसी का ना तो डिवीजन होता है ना मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। ये सिंगल सेल है तो सिंगल ही रहेगा। साथ ही ना तो क्रोमेटिन है ना न्यूक्लियस है, इस वजह से इसका लाइफ स्पैन लिमिटेड है, जिस वजह से 120 दिन तक ही जिंदा रहता है। उसके बाद स्प्लीन द्वारा इसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। आरबीसी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो सरफेस एरिया होता है 120 माइक्रोमीटर होता है, तथा इसका जो वॉल्यूम है 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर होता है। अब सरफेस एरिया की बात करेंगे। सरफेस एरिया मतलब कि उसका चारों ओर से घेरा हुआ जो एरिया है कितना होता है। तो जनरली एक आरबीसी अगर आप उठा के देखेंगे तो उसका सरफेस एरिया आपको 120 माइक्रोमीटर देखने मिला। वॉल्यूम कितना जगह वो कवर कर रहा है जिसकी और कितना जगह कंसिस्ट है उसमें, तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। वो जनरली 90 माइक्रोमीटर का होता है, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं। लेकिन एक अमेजिंग बात यह है कि अगर आप एक इंसान के मुकाबले देखें, अगर एक अडल्ट इंसान है, आप उसके सारे आरबीसी बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद उसके सारे अगर आरबीसी के सरफेस एरिया हम काउंट करें तो लगभग यह होता है 3820 माइक्रोमीटर, जो कि एक अडल्ट बॉडी सरफेस के मुकाबले में 2000 गुना बहुत ज्यादा है। तो बहुत एक अमेजिंग फैक्ट है आरबीसी के बारे में। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो आप जरूर लिख लें इसको। चलिए हमारे स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी में हम सबसे देखते हैं आरबीसी का शेप कैसा होता है। आरबीसी का जो शेप होता है बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव अगर आप जनरली सुपरफिशियल अगर आरबीसी को आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। पर इसे अगर आप ट्रांसवर्स कट कर देते हैं, ट्रांसवर्स आप कट किए तो ये आपको बाइकॉनकेव शेप में दिखेगा। इसका दो रीजन है। एक तो आप देख सकते हैं इसका जो मेम्ब्रेन होता है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जनरली जो है पेरिफेरी एरिया में उस एरिया में यह एक शेप प्रोवाइड कराता है, और उस शेप के कारण उस पेरिफेरी एरिया में ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है यस कंपेयर टू मिडिल एरिया। ठीक है, तो इसका थिकनेस भी अगर आप देखेंगे तो थिकनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2 माइक्रोमीटर का इसका थिकनेस पेरिफेरी एरिया में, और 1 माइक्रोमीटर का इसका मिडिल एरिया में आपको थिकनेस देखने को मिलेगा। अगर इसका पूरा सरफेस एरिया का अगर आप डायमीटर देखेंगे तो 7.2 से लेकर 8 माइक्रोमीटर इसका पूरा सरफेस एरिया का डायमीटर होता है। अब एक चीज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बाइकॉनकेव शेप है इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर्कुलेशन में। आरबीसी क्या होता है, एक नॉर्मल पाथवे से नहीं गुजरता। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसको जो अलग अलग ल्यूमन साइज से गुजरना पड़ता है, अलग अलग तरह के रास्तों से गुजरना पड़ता है। कहीं पे चौड़ा रास्ता, कहीं पे पतला, कहीं पे और सकरा, इस तरह के रास्तों से उसे गुजरना पड़ता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, वेन है, कैपिलरीज है, ये कहीं कैपिलरीज आप देखेंगे तो बहुत जगह पे जाके बहुत ही नैरो हो जाता है। उस नैरो पाथवे से अगर उसे गुजरना है तो एक फ्लेक्सिबल शेप उसे चाहिए रहेगा, और वही फ्लेक्सिबल शेप है जो आपका बाइकॉनकेव शेप है, जो कि एग्जैक्ट शेप बनाता है। अगर कोई नैरो जगह जाना है तो हल्का सा मॉडिफाइड होकर शेप में वो आगे बढ़ेगा।
तो इसलिए बाइकॉनकेव जो शेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह जो है गैस एक्सचेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इसके आप पेरिफेरल एरिया को देखेंगे तो वो बहुत थिक होता है एज कंपेयर टू मिडिल एरिया। पेरिफेरल एरिया में हीमोग्लोबिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, उस वजह से ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अपने अंदर ले रखता है। लेकिन अगर आप देखेंगे मिडिल एरिया में डिस्क की अगर डिस्क लाइक शेप है इसका, अगर बाहर से आप देखते हैं अगर मिडिल एरिया में थोड़ा सा कम लाल दिखेगा और आपको चारों तरफ एरिया में बहुत ज्यादा लाल दिखेगा। उसका रीजन यह है कि मिडिल एरिया में कम हीमोग्लोबिन है और उसके चारों पेरिफेरल एरिया में बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन है। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो गैस अमाउंट है बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा अपने अंदर कंसिस्ट कर लेता है। साथ ही इसको सर्कुलेट होने के लिए जैसे भी रास्ता दे दो उसमें भी ये सर्कुलेट हो जाएगा, उसमें भी ये इजीली ट्रैवल कर जाता है। इसलिए ये सेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये सेप को मेंटेन करने के लिए स्पेक्टिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है आरबीसीज को, जिसके वजह से वह कोई भी रास्ते में जा सकता है और ट्रैवल कर सकता है, चाहे पतला आर्टरीज हो, चाहे वेसल्स हो या फिर कैपिलरीज हो। दूसरी बात यह है कि ये जो मेम्ब्रेन आपने स्पेक्टिन में प्रोटीन पढ़ाया, मेम्ब्रेन को अटैच रहता है और एक शेप देता है। कभी कभी क्या होता है कि स्पेक्टिन प्रोटीन की एब्सेंस के कारण आरबीसी का शेप बदल जाता है और शेप बदलने के कारण कभी ये हुक शेप में, कभी सिक्कल सेल एनीमिया, इस तरह के डिसऑर्डर ही क्रिएट कर जाता है। जिस कैंडिडेट को सिक्कल सेल एनीमिया है उसके जो आरबीसीज होंगे वो सिक्कल शेप के होंगे। सिक्कल शेप होने के कारण यह है कि जो स्पेक्टिन प्रोटीन था जो उसको शेप दे रहा था बाइकॉनकेव शेप, वो एब्सेंट है। दूसरी बात देखें कि सेल, ये जो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से पर्सन का कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा। ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन के आधार पर ही किया जाता है। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप की बात अगर करें तो मेरा ओ पॉजिटिव है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ना तो ए एंटीजन ना तो बी एंटीजन इसमें प्रेजेंट है। इस तरह से जिस ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है वो बी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो वो डिपेंड करता है आपके आरएस फैक्टर पे। इसके बारे में हमारा एक अलग से वीडियो आने वाला है ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो आगे मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ब्लड के जो सरफेस एरिया है, मेम्ब्रेन है, आरबीसी के मेम्ब्रेन में एंटीजन प्रेजेंट होता है, जिसको हम डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम किस तरह की चीजें हैं। डायमीटर यहां पे मैंने बता दिया, इसके बाद एडवांटेज मैंने बता दिया। अब चलते हैं हमारे नॉर्मल वैल्यू क्या है आरबीसी का। आरबीसी अगर एक जनरल पर्सन में आप देखें, मेल और फीमेल की बात करेंगे पहले। यहां मेल में जो इसका वैल्यू होता है 4.5 से 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होता है। वही फीमेल की बात करेंगे तो 4 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर आरबीसी ब्लड सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम फीटस की बात करें या फिर इन्फेंट की बात करें, जो बाय बर्थ की बात करेंगे, तो लगभग 6.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर आरबीसी सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से एक नॉर्मल वैल्यू जो है हर पर्सन में होता है। जिस पर्सन में नॉर्मल वैल्यू कम हो जाए उसको ब्लड की कमी हो जाएगी, और जिसमें ज्यादा हो जाए उसको ब्लड की ज्यादा मात्रा हो जाएगी। अलग अलग डिसीज कंडीशन है जो कि हम आने वाले क्लास में डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड में हम देख लेंगे। चलते हैं हमारे दूसरे तरफ। अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं आरबीसी जो है इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर ये कैसे सर्कुलेशन में जाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन होता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अगर वही हम एक दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है हमारे पास ज्यादातर, जैसे हम बोलते हैं कि हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड सेल में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, साथ में मैच्योर हो रहा है। इस तरह के सारे प्रक्रिया को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस, जिसमें पूरा ब्लड का ही निर्माण होता है। अगर आपसे कोई इरिथ्रोपोइसिस पूछता है तो इसमें सिंगल ओनली आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो हम आज डिस्कशन करेंगे इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। इरिथ्रोपोइसिस में सबसे पहले हमारे पास रहता है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जो कि बोन के रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। आप ज्यादातर बोन लॉन्ग बोन देखेंगे, लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस एरिया में या
दोनों छोर में बोल सकते हैं। लॉन्ग बोन जब आप लेते हैं तो दोनों छोर में आप देखें, दोनों छोर के ऊपरी हिस्से में सॉफ्ट बोन होता है। तो उस सॉफ्ट बोन को अगर अंदर से आप काट के देखेंगे तो वहां पे आपको रेड बोन मैरो देखने को मिल जाएगा। हेवरसन कैनाल में आपको पूरा रेड बोन मैरो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो रेड बोन मैरो है इसमें प्रेजेंट होता है प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। यह स्टेम सेल बनाता है क्लोनिंग फॉर्मिंग सेल ई का मतलब यहाँ इरेथ्रोसाइट प्रोडक्शन करने वाले सेल का नाम दिया गया, जो इस एक तरह का स्टेम सेल है। यह जो क्लोनिंग फॉर्मिंग ई सेल है यह बनाता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट की यहाँ पे आप जैसे आप देख रहे होंगे कि इसका जो एक मार्फोलॉजी में अगर आप लोगों को बताऊं तो ये साइज में बड़ा होता है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएगा और क्रोमेटिन सब्सटेंस भी मिल जाएगा, साथ में साइटोप्लाज्म भी मिल जाएगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम में बताया था कि आरबीसी के अंदर ना तो साइटोप्लाज्म है, ना तो उसके अंदर क्रोमेटिन है, ना तो न्यूक्लियस है, पर यहां पे जो आपकी क्लोनिंग फॉर्मिंग ई सेल है वो जो प्रोइरेथ्रोब्लास्ट बना रहा है उसमें सारे कुछ प्रोजेक्ट है। कारण कि अभी ये इमेच्योर सेल है, अभी इसको ब्लड बनना है, ब्लड सेल बनना है, अभी बना नहीं है, तो इसको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तब जाके पूरी तरह से ब्लड सेल बन पाएगा या आरबीसी बन पाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट के बारे में पहली जानकारी ये प्राप्त करी कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दूसरा इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, तीसरा इसमें क्रोमेटिन प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है जिसके वजह से ये ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। अब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक तरह का प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से एक प्रोटीन का निर्माण करना जो राइबोसोम के भीतर होता है, ये सारे प्रक्रिया को मिला के हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आपके जो आरबीसीस है, आरबीसीस के अंदर जो न्यूक्लियस है जिसको हमने बोल दिया क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या करता है? राइबोसोम को एक इनकोडिंग करके देता है प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन बनाने के कारण क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, वो प्रोटीन बनाता है और इस प्रोइरेथ्रोब्लास्ट के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाता है। चूंकि यहाँ प्रोटीन आ गया उस वजह से इसके जो साइटोप्लाज्म का कलर है ब्लूइश कलर हो जाता है, इसलिए आप दूसरा स्टेज इसका देखेंगे बेजोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट। बेजोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट की अगर आप एक एक चीज अगर आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हल्का सा न्यूक्लियस का साइज छोटा रहेगा यस कंपेयर टू प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। यहाँ पे राइबोसोम की क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगा, इवन हम प्रोटीन की क्वांटिटी देखने को मिलेगा, जिस वजह से इस सेल का जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है आपको ब्लूइश कलर का देखने को मिलेगा। इसके कारण अब इस प्रोसेस में आप देखें यहाँ पे और ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्शन होगा, साथ ही यहाँ पे जो क्रोमेटिन और न्यूक्लियस है और छोटा हो जाएगा। अब यह स्थिति के कारण एक ऐसा स्टेज आता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीक्रोमिक इरेथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमिक इरेथ्रोब्लास्ट आप यहाँ पे देखेंगे, पॉली मतलब बहुत सारा, क्रोमिक मतलब बहुत सारे कलर वाले इरेथ्रोब्लास्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक तो ब्लड सेल्स के अंदर आपको हीमोग्लोबिन का होना भी जरूरी है, तो आयरन मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हीम जो होता है, हीमोग्लोबिन को अगर आप डिवाइड करोगे दो चीज से मिलकर बना होता है, ग्लोबिन और हीम, तो हीम इसके अंदर आ जाता है। प्रोटीन तो ये ऑलरेडी बना ही रहा है हमारा आरबीसी, जिस वजह से क्या होता है कुछ जगह पे लाल, कुछ जगह पे ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है। तो बहुत ये क्या है? पॉलीक्रोमिक, बहुत सारे कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साइटोप्लाज्मिक आपके मटेरियल्स का। ठीक है, जिस वजह से आपका जो पॉलीक्रोमिक इरेथ्रोब्लास्ट है आपको इस तरह से दिखेंगे। पहला इसका जो नेचर में आपको बता दूं, इसका जो न्यूक्लियस साइज है छोटा रहेगा, राइबोसोम्स के यहाँ पे क्वांटिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है आपको देखने को मिलेगा ब्लूइश और रेड कलर का। एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पे आपको इसके बाद जो नेक्स्ट स्थिति आएगी उसके बारे में बता रहा हूं, जिसे हम बोलेंगे ऑर्थोक्रोमिक इरेथ्रोब्लास्ट। इस स्थिति में क्या होता है कि एक तो न्यूक्लियस बहुत ही महीन छोटा हो जाता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस बहुत ही छोटा हो जाता है, कारण कि प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसको कंप्रेस करता है। साथ ही क्रोमेटिन यहाँ पे गायब हो जाता है, राइबोसोम्स की क्वांटिटी भी कम होने लगता है, जिस कारण ये जो पूरा आपका ऑर्थोक्रोमेटिक इरेथ्रोब्लास्ट है ये रेड कलर का दिखने लगता है। अब ये रेड कलर का दिखने के कारण क्या होता है?
अंदर बहुत सारा प्रोटीन बन गया और हीमोग्लोबिन भी बना, जिस वजह से आपके जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे इस सेल से बाहर हो जाते हैं और एक नया सेल फॉर्मेट करता है, जिसमें ना तो आपकी न्यूक्लियस है, ना ही क्रोमेटिन है, ना ही राइबोसोम है, सिर्फ उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। इस सेल को हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट इरिथ्रोब्लास्ट। अब ये एक तरह का मैच्योर सेल तो है, पर इसको अभी भी फॉलिक एसिड चाहिए, बहुत सारे विटामिन चाहिए जिससे ये मैच्योर हो पाए। तो इसको भेज दिया जाता है आपके सर्कुलेशन में जाके ये इरिथ्रोसाइट बन जाता है, एक मैच्योर सेल कहलाता है। तो इस तरह से आपका पूरा एक इरिथ्रोसाइट बनने की प्रोसेस चलती है। एक बार फिर से हम इसको सिक्वेंसली समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल, इसके बाद यहां से निकलेंगे आपके क्लोनिंग फॉर्मिंग सेल ई, और यह सेल ई आपको बनाएगा प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। प्रोइरिथ्रोब्लास्ट जो है वो बनाएगा बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट जो है आपका बना देगा पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट जो है आपको बनाएगा ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट बना देगा आपका रेटिकुलोसाइट इरिथ्रोब्लास्ट। यही रेटिकुलो इरिथ्रोसाइट जो है आपका मैच्योर सेल बना देगा, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इस तरह से आपका एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपका इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया होती है। हम इसके आगे और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि कहां से, जैसे अडल्ट बॉडी है, अडल्ट बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो इरिथ्रोपोइसिस कराता है। अगर हम बच्चे में देखें, बच्चे में कौन सा ऑर्गन है जो इरिथ्रोपोइसिस कराता है, इनके बारे में हम और चीजें देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एम्ब्रियोनिक एज में अगर हम देखें, अगर एम्ब्रायो जो है अगर वो 2 महीने से ज्यादा का है तो उसमें योग सेक्स से ब्लड आरबीसीज का निर्माण होता है। अगर बच्चा, अगर अर्ली फीटस की बात करें, 2 से 6 महीने की बात करें, जो अगर मदर के वॉम में फीटस ग्रोथ हो रहा है, अर्ली फीटस की बात करेंगे तो उसमें लीवर, स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड, ये 4 जगह है जहां से ब्लड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसमें एक जानने वाली चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर जिस बच्चे में लीवर डिसीज हो गया, इन्फेंट की बात कर रहा हूं मैं, पहले से ही लीवर डिसीज है, और लीवर डिसीज के कारण क्या हो रहा है कि आपका जो मैन जो इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया कराता है इन्फेंट में, सॉरी फीटस में, वो है लीवर। और जिसको लीवर डिसीज हो गया, लीवर से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए, तो उस स्थिति में क्या होता है, लीवर बहुत ज्यादा इरिथ्रोपोइसिस कराता है। अब लीवर जो इरिथ्रोपोइसिस कराता है, ये सीधे रेटिकुलोसाइट बना के नहीं करता, बल्कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं, जो अर्ली सेल होते हैं आरबीसीज के, उसको सीधे ब्लड सर्कुलेशन में डाल देता, जिसकी वजह से एक एनीमिक कंडीशन क्रिएट होता है, एक हाइपोक्सिक सिचुएशन क्रिएट होता है। कारण कि ये जो इमेच्योर सेल है, ना तो ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ना ही कुछ चीजें सर्कुलेट करा सकता है, कारण इसके अंदर हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस स्थिति में जो बच्चा होने वाला उसको बहुत सारे तकलीफों से गुजरना पड़ सकता है। तो आप ये पूरा फाइंड आउट करके रखें कि अगर इंट्रायूटेराइन लाइन में कहीं उसको ऑर्गेनल डिसफंक्शन या ऑर्गेनल डिस्टर्बेंस तो है या नहीं। तो एक दिक्कत ये हो सकता है। हाँ, वही अगर हम इंसान की बात करें, इंसान के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो प्रॉपर एक मैच्योर सेल बनाते हैं और तभी जाके वो उसको सर्कुलेशन में ऐड करते हैं। तो दैट्स टू डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड फीटस। फीटस में लीवर प्रोडक्शन करता है इरिथ्रोसाइट्स का, पर यह सीधे इमेच्योर ब्लड का प्रोडक्शन करा देता है जब कभी लीवर डिसीज हो। अगर वहीं पे अगर हम बात करें, हम अडल्ट की बात करेंगे, तो अडल्ट में बोन जो होता है वो सीधे मैच्योर सेल का प्रोडक्शन कराता है। चलिए, इसके बाद हम लेट फीटस की बात करें। लेट फीटस एज की बात करेंगे, 6 से 9 महीने के फीटस में जितने भी बोन हैं वो सारे बोन के रेड बोन मैरो ही ब्लड का प्रोडक्शन करते हैं, आरबीसीज का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम बात करें अडल्ट पर्सन की जो 20 साल से ऊपर है, 20 साल के ऊपर के जितने भी अडल्ट पर्सन हैं उनमें आरबीसी का प्रोडक्शन एक तो सॉफ्ट बोनी टिश्यू से, जैसे कि आपके लॉन्ग बोन में एपीफाइसिस हो गया उस एरिया से, दूसरा आपके सॉफ्ट जैसे कि रिब्स हो गए, यहां से आपका आरबीसीज का प्रोडक्शन होते रहता है। ठीक है, इसके बाद हम एक डिसीज कंडीशन पढ़ते हैं। जिस पर्सन को कैंसर हो गया, बोन मैरो कैंसर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इरिथ्रोपोइसिस की
जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया जैसे डिसीज कंडीशन का फेस करना पड़ता है। पॉलीसाइथीमिया एक ऐसा कंडीशन जिसमें ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। वहीं इसके अगेंस्ट इसके जस्ट अपोजिट होता है एनीमिया, जिसमें आरबीसी काउंट कम हो जाते हैं। तो ये सारे डिसीज के बारे में हम आने वाले क्लास में एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हैं इसके आगे। इरेथ्रोपोइसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। पहली बात देखो, इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने के लिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन के मैं बारे में कुछ डिटेल्स बता दूं। आपकी किडनी में नेफ्रॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन का अगर हम लोअर पार्ट देखें, अलग अलग पार्ट देखेंगे, सबसे ऊपर है बोमन कैप्सूल, ग्लूमर जक्स्टा ग्लूमरल अपरेटस जैसे आप बोल रहे हैं, नीचे लोअर पार्ट में आप डीसीटी पीसीटी देखने को, लूप ऑफ हेनेले देखने को मिल जाएगा। अब ये जो जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है लोअर पार्ट में, इसके चारों ओर ट्यूबुलर आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होते हैं। यह ट्यूबुलर आर्टरी और वेन का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन को पता लगाना कि कब कम हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है। सपोज दैट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपोक्सिक कंडीशन, और उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो पेरिट्यूबुलर आर्टरीज हैं इनके इनर लेयर में, जिसे हम बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर, इस लेयर में जो सेल है उनको पता लगता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस अवस्था में यह सेल एक एंजाइम सीक्रेट करने लगता है जिसे हम बोलते हैं ईपोइटिन हार्मोन्स या फिर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स। इरिथ्रोपोइटिन एंजाइम जो है वो सीधे ब्लड में सर्कुलेट होके बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने के कारण वो इरिथ्रोपोइसिस की पूरा प्रोसेस कंडक्ट करता है। इस तरह से ये फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आप लोगों को ज्यादातर पता होगा, जो कैंडिडेट किडनी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है उसको एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसका कारण यही है कि अगर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स रिलीज नहीं होगा किडनी से तो इरिथ्रोपोइसिस होगा कैसे। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन को अगर आप ऐसा समझ के देखें तो उसका मतलब होता है कि ऐसा एंजाइम जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, इसके साथ में ही जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, साथ में ही कोबाल्ट, आयरन, जिंक, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे फैक्टर हैं जो इरिथ्रोपोइसिस की रिएक्शन को बढ़ाते हैं, साथ ही इस प्रक्रिया को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। साथ में आरबीसीज का मैच्योर होना भी ये सारे विटामिन और मिनरल्स पे डिपेंड करता है। तो आप लोग एक अच्छा डाइट आप अपने भोजन में ऐड करें। इसके बाद हम चलेंगे, हम देखेंगे कि आरबीसीज को हम क्या करते हैं, अगर बर्स्ट करके देखें, उसको तोड़ के देखें तो उसके अंदर क्या चीज आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमारे ऑर्गन में एक, हमारे बॉडी में एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन क्या है, इसके जो कैपिलरीज होते हैं बहुत महीन होते हैं, जहां से अगर आरबीसी क्या होता है, जैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का है, 120 दिन बाद वो स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन में जाते समय क्या होता है, ये उसके कैपिलरीज में फंस जाता है जो कि बहुत ही नैरो है, जिस वजह से आरबीसी टूट जाता है। आरबीसी के अंदर से निकलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है जनरली, इसका मैं पहले बता दूं आपको कि अगर मेल में देखें हीमोग्लोबिन तो ये 15 ग्राम पर डीएल एक एवरेज वैल्यू में प्रेजेंट होता है। अगर वहीं आप फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में आपको 14.5 मिलीग्राम पर डीएल आपको देखने को मिल जाएगा। बच्चे की बात करें, इन्फेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें 25 ग्राम पर डीएल आपको देखने को मिलेगा। अगर वहीं 1 साल के बाद के बच्चे में अगर आप देखोगे 17 ग्राम पर डीएल आपको नॉर्मल वैल्यू आपको हीमोग्लोबिन का देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन अगर आप देखो तो ये पूरे ब्लड सेल का जो है 33% वेट यही इसी का होता है, हीमोग्लोबिन का ही होता है। हीमोग्लोबिन का अगर 280 मिलियन मॉलिक्यूल एक आरबीसी के अंदर होता है, जो कि एक हीमोग्लोबिन के मतलब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लगता है। एक बार फिर से आप इसको समझो कि एक आरबीसी है, आरबीसी के अंदर अगर आप हीमोग्लोबिन को निकालो, उसके एक एक मॉलिक्यूल को देखो तो उसके अंदर लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। और इन्हीं हीमोग्लोबिन में से 4 हीमोग्लोबिन ऐसे होंगे जो एक ऑक्सीजन को पकड़ के रखेंगे और आपकी पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे और टिश्यू तक और सेल तक भेजने का काम करेंगे। तो उसी तरह से करोड़ों लाखों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सांस लेके आप लंग्स के एल्वोलाई में डालते हैं और वो एल्वोलाई से ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड में आता है। ब्लड में जितने भी
हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, एक एक मॉलिक्यूल को पकड़े और सारे बॉडी भर में उसको सर्कुलेट कराते हैं और टारगेट सेल तक उसे पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक इमेजिनरी मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है, रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर इस तरह से होते रहते हैं। चलिए और भी चीजें हम देख लेते हैं। इरिथ्रोपोइसिस मैंने यहाँ पे बता दी, हीमोग्लोबिन मैंने बता दी। यहाँ पे एक चीज और हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है लगभग 3.34 ग्राम आयरन उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर आप पूरे ब्लड को निकालो उसके अंदर से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन निकालें, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में भी आपको 3.34 ग्राम आपको आयरन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारा कंटेंट जो है हीमोग्लोबिन का वो जनरली आयरन ही होता है। अब एक एक करके देखें तो ये हमने क्या किया, आरबीसी स्प्लीन के अंदर आया, स्प्लीन के अंदर वो डिस्ट्रक्शन हो गया, हीमोग्लोबिन बाहर निकल के आया। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये 2 भाग में टूट जाता है, एक तो ग्लोबिन पोर्शन में और एक तो हीम पोर्शन में। अब देखो क्या होता है, ये जो 2 चीजें टूटी हैं, एक तो हीम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन है, इसलिए वह अमीनो एसिड में टूट जाता है और फिर से प्रोटीन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। और बचा हुआ जो हमारा हीम पार्ट है, हीम 2 भाग में और टूट जाता है, एक तो आयरन पार्ट में टूटता है और एक ब्लू आयोडीन पार्ट में टूटता है। ब्लू आयोडीन ब्लड के द्वारा बनाया गया पहला पिगमेंट होता है जो ग्रीनिश कलर का होता है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आयरन के बारे में बता दूं। आयरन जो है उसका ट्रांसफेरेटिन में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट प्रोडक्ट फेरेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। फेरेटिन जो होता है आयरन का मोस्ट अब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है, फिर से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसको और फिर से हीमोग्लोबिन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब बचा हुआ जो ब्लू आयोडीन है वो कन्वर्ट हो जाता है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में, जो कि कंजुगेटेड बनाना है और उसका बनाने का काम करता है लीवर। अब अनकंजुगेटेड है, अनकंजुगेटेड का मतलब वाटर सोल्यूबल है नहीं, साथ में जो बिलिरुबिन है और उसके साथ में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। अब इसको वाटर सोल्यूबल बनाना है तो जो बिलिरुबिन है वो जाता है लीवर में और वहां पे लीवर इसका मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबोलाइज करके इसको बना देता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में। अब ये वाटर सोल्यूबल हो गया है, तब इसका इस्तेमाल जो होता है, एक तो इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है, दूसरा इसको ब्लड वेसल्स द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सीधे किडनी को भेज दिया जाता है। किडनी को भेजने के बाद क्या होता है, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। अब यूरिन का जो आप येलोइश कलर देखते हो उसके पीछे जो पिगमेंट है उसका नाम है यूरोबिलिन। ये यूरोबिलिन जो है बिलिरुबिन से ही मिलकर बना हुआ होता है, एक कंटेंट है और इसके कारण ही आपका यूरिन येलो कलर का होता है। दूसरा, वैसे कुछ पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये फीसस मटेरियल के साथ या वेस्ट प्रोडक्ट के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो आपके स्टूल का जो येलोइश कलर होता है वो स्टेरियोबिलिन के कारण होता है, जो बिलिरुबिन का एक फॉर्म है। इस तरह से जितने भी पिगमेंट थे जो डिस्ट्रक्शन के द्वारा बने थे वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब बचा हुआ जो आपका आयरन वाला पोर्शन है, आयरन वाला पोर्शन ट्रांसफेरेटिन बनाता है, उसके बाद फेरेटिन बनाता है, जो फिर से हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हीमोग्लोबिन का प्रॉपर एक डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जनरली एक पायरोल रिंग होता है, पायरोल रिंग को इस तरह के 4 पायरोल रिंग एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर बनाते हैं प्रोटोपोरपायरिन। अब ये प्रोटोपोरपायरिन जो है इस एक आयरन मॉलिक्यूल इनके साथ ऐड होता है और बना देता है हीम। अब हीम बन चुका है और ऑलरेडी प्रोटीन ब्लड में है, तो हीम और ग्लोबुलिन है एक साथ बाइंड अप हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन बनाते हैं। कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, फिर से अपन देखेंगे तो देख लेते हैं। पायरोल रिंग होता है, इस तरह के 4 पायरोल रिंग एक साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ के बनाते हैं प्रोटोपोरफाइलिन। अब ये जो प्रोटोपोरफाइलिन है ये क्या करता है, अपने अंदर एक आयरन ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और बना देते हैं हीम को। इस तरह से हीम का निर्माण तो हो जाता है और ग्लोबिन के साथ ऐड होकर हीम और ग्लोबिन दोनों हीमोग्लोबिन बना लेता है। एक दूसरे हीम और ग्लोबिन को कनेक्ट करने के लिए ग्लोबिन चेन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लोबुलिन चेन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इस तरह के हमारे पास ग्लोबुलिन चेन प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं में से हम देखेंगे कि कौन। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन के हम टाइप्स देख लेते हैं।
टाइप्स में हमारे पास एक आता है जो बहुत सारे कॉमन ह्यूमन बींग्स में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन है। दो अल्फा ग्लोबिन चैन और दो बीटा ग्लोबिन चैन दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन टाइप 1 टाइप्स के एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि अधिकतर ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। वैसे ही अगर देखें तो दो अल्फा चैन और एक गामा चैन मिलकर HbA2 टाइप्स का हीमोग्लोबिन बनाते हैं। वैसे ही दो अल्फा चैन और दो डेल्टा चैन ये दोनों मिलकर एक HbF टाइप का हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो कि फीटस में प्रेजेंट होता है। एक चीज आपने सुना होगा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होता है ये चैन का इशू है। ग्लोबुलिन चैन की एब्सेंस के कारण ब्लड का डिस्ट्रक्शन होते रहता है, जो कि एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज सही टाइम में होना चाहिए और इसका इलाज भी बहुत लंबा चलता है और इसको बहुत ही सफर करना पड़ता है पेशेंट को। चलिए एक बार फिर से जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में। आरबीसी जो होते हैं न्यूक्लियस लेस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तथा इसमें ना क्रोमेटिन ना कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जिस वजह से आरबीसी इसमें ना तो डिवीजन होता है और ना इसका कोई मल्टीप्लिकेशन होता है। साथ ही इसका लाइफ स्पैन जो है 120 दिन का होता है। हमने ये पढ़ा था कि इसका जो सरफेस एरिया है 120 माइक्रोमीटर होता है, इसका वॉल्यूम 190 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम इंसान के बॉडी से इसका कंपैरिजन करें, अगर सारे आरबीसी इसको बाहर निकाल दे एक इंसान का और उसका सरफेस एरिया काउंट करें तो लगभग 3820 स्क्वायर मीटर होता है, जो कि एक इंसान के बॉडी सरफेस एरिया से लगभग 2000 गुना ज़्यादा होता है। हमने यह भी पता लगाया था कि एक अडल्ट मेल जो है उसमें आरबीसी काउंट जो है लगभग 4.5 से लेकर 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। वहीं फीमेल में देखें तो 4 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। हमने वही बच्चे की बात किया था तो वहाँ 6.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर के हिसाब से आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। हमने आरबीसी का प्रोडक्शन के बारे में हमने यहाँ पे बात करी थी कि हीमोपोइसिस जो कि पूरे ब्लड सेल्स का निर्माण की प्रोसेस को बताता है और इरिथ्रोपोइसिस जो है ओनली रेड ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं इसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो हमने इरिथ्रोपोइसिस में सबसे पहला पढ़ा था कि प्लोरीपोटेंट जो सेल स्टेम सेल होते हैं वो क्लोनिक फॉर्मिंग सेल ई बनाते हैं और ये सेल प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनाता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है ये बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट बनाता है। बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट हमारा जो है पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट बनाता है। एक पॉलीक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट जो हमारा है ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट बनाता है। और लास्ट हमारा जो बनता है रेटिकुलोसाइट इरिथ्रोब्लास्ट, जो लास्ट में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है और वहां से फिर हमारा इरिथ्रोसाइट सर्कुलेट होते रहता है। इस तरह से हमने हीमोपोइसिस की सारी प्रक्रिया पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है 4 पायरोलिन के साथ बना हुआ आयरन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऐड हुआ होता है, जिससे हीम बनता है। साथ में ग्लोबिन प्रोटीन जो पाया जाता है एक दूसरे से अटैच होकर ग्लोबिन चैन से हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इस तरह से हमने सारी चीज़ें पढ़ी। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे डिस्ट्रक्शन होता है हीमोग्लोबिन का स्प्लीन में। उसके लिए हमने ये जाना कि जब भी 120 दिन आरबीसी का हमारे बॉडी में हो जाता है उसके बाद वो स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन के वेसल जो है बहुत नैरो होता है, जिसके कारण वहाँ पे आपकी आरबीसी मॉलिक्यूल फंस के बस्ट हो जाते हैं। बस्ट हो जाने के कारण वहाँ से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है। हीमोग्लोबिन 2 कंटेंट में डिवाइड हो जाता है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन पोर्शन में। ग्लोबिन अमीनो एसिड बन जाता है और फिर से प्रोटीन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल हो जाता है। उसी तरह से जो हमारा हीम वाला पार्ट है, हीम क्या होता है, एक आयरन पार्ट होता है। आयरन ट्रांसफेरेटिन और फेरेटिन में कन्वर्ट होकर फिर से हीमोग्लोबिन बनाने के लिए तैयार कर दिया जाता है। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं बिलिरुबिन की। बिलिरुबिन जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड द्वारा बनाया गया पहला पिगमेंट है, जिसका कलर ग्रीनिश कलर का होता है और यह बिलिरुबिन जो है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है इसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, अटैच होते हैं, जिसके कारण यह वाटर सोल्यूबल नहीं है। इसको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए यह लीवर में जाता है। लीवर इसका मेटाबॉलिज्म करता है और इसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनाता है। और बिलिरुबिन बन जाने के बाद यह कुछ तो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है, कुछ ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर इसको इंटेस्टाइन में डाल देता है और फीसेस के साथ या वेस्ट मटेरियल के साथ शरीर से बाहर कर देता है।
वैसे ही ब्लड में जितने भी बिलिरुबिन गए कंजुगेटेड वो जाता है हमारे किडनी में, किडनी से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से पूरा एक हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है और एक्सक्रीट आउट होता है हमारे बॉडी से। तो एक अच्छा मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब आगे हम ये देखेंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन बना है। हीमोग्लोबिन जो है 4 पायरोड से बना है, उसमें एक आयरन ऐड हो जाता है जिसकी वजह से हीम का निर्माण होता है और ग्लोबिन और हीम एक दूसरे से जुड़ के ग्लोबिन चैन पाए जाते हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये सारे चैन ग्लोबिन और हीम को जोड़ के हीमोग्लोबिन बनाता है। ये सारे प्रोसेस हमने आज एक एक करके समझी है। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।